कम्युनिस्ट पार्टी और मजहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो स्टेट का कम्युनिस्ट पार्टी इस मुल्क में हुकूमत के लिए काम करेगी, मजदूरों किसानों का राज यहाँ कायम हो। बिहार में जाति जनगणना हुई है, उसमें साबित हुआ है कि 30% जो है मुस्लिम की अपर कास्ट है और 70% जो है लोअर कास्ट है, जिसमें सारे आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, उसमें एसटी जो है, जो कश्मीर के उधर के एसटी भी आते हैं। एससी तो खैर अभी नहीं शामिल है इसमें। देवान गालिब में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, मुसलमानों को अलग से दिया जाए, तो बिहार के एक डेलीगेट ने सवाल किया कि अशराफ लोग, आप लोगों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इसलिए कि कुछ बैकवर्ड लोग अब पद पे आने लगे हैं, इसलिए क्या अब उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं? एक आंकड़ा हमारे पास अशफाक हुसैन अंसारी साहब की किताब है, उन्होंने 2012 तक के जो सांसद हुए हैं उनका आंकड़ा डाला, 400 सांसद हुए हैं और 400 मुस्लिम सांसद की बात कर रहा हूँ। हाँ। जिसमें 340 सांसद से अशराफ है। हाँ, हो गया। 60 सिर्फ ओबीसी है। लालची लोग हैं, पैसा पकड़ लेते हैं। यहाँ के मौलवी जो है, वो आया जब मुख्तार अंसारी, तो सबसे पहले यहाँ मौलवियों की लिस्ट बनाई और पता लगाया अपने लोगों से कि कौन कमज़ोर है, कौन पैसा लेके बिक सकता है। ऐसे लोगों की सूची बनाई, 80% उसमें आ गए। जैसे एक बार 2007 के इलेक्शन में विजय प्रताप बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, मुख्तार अंसारी लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट से, और उस इलेक्शन में भी भाजपा नारा चल रहा था, लेकिन भाजपा कैंडिडेट शायद 8-10 हजार वोट पाए होंगे। सूती धागे का एक डिपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ऐसा होता है मिल में कि ये धागे को दांत से दबा के काटना पड़ता है। तो उस सेक्शन में वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल में भर्ती नहीं किया जाता था। तो अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप शामिल कर लें उस मांग को तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो 1925 में ये पार्टी वजूद में आई और अब 2025 में हम लोग बैठे हैं, 100 साल पूरे हो गए हैं। और हम काबिर साहब के साथ बैठे हुए थे और हम समझने की कोशिश कर रहे थे, मऊ के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कम्युनिस्ट आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और क्या क्या कमियां रही। जैसे सर ने बताया कि सामाजिक न्याय पे बात न करना कहीं ना कहीं ये कमी रही कम्युनिस्ट आंदोलन की, जिसकी वजह से अभी हम लोग डाउनफॉल की तरफ देख रहे हैं कम्युनिस्ट आंदोलन को। लेकिन ये उनको उम्मीद है कि ऐसा रहेगा नहीं हमेशा। चुनाव, हाँ चलिए, चुनाव आपने कब लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, उसकी यादें। इससे पहले थोड़ा सा पार्टी के बारे में आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दी कि कब यहाँ एक घोसी लोकसभा में ये क्षेत्र आता है और मऊ विधानसभा, कब यहाँ सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कब देखिए 1962 में एमएलए चुने गए डॉक्टर जेडी अहमद, 1962 में, 1962, और 1974 में अब्दुल बाकी चुने गए एमएलए, और उसके बाद इकबाल अहमद चुने गए 1985 या 84। हाँ, ये 84 में इकबाल अहमद, और उसके बाद मैं चुना गया 1962 के इलेक्शन में जय बहादुर सिंह चुने गए थे, पार्लियामेंट के मेंबर चुने। मतलब तकरीबन आपने 6 नाम बता दिए। नहीं, जय बहादुर सिंह एमपी नहीं हुए, पार्लियामेंट। 5। अच्छा, ठीक। पार्लियामेंट का 57 का चुनाव डॉक्टर अहमद लड़े थे, और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर मिला के थे, अलगू राय शास्त्री, उनसे सिर्फ 3000 वोटों से हारे थे। इतना बड़ा नाम था उनका, जेडी अहमद का, कि इस इलाके के नहीं थे, लेकिन आके यहाँ पार्लियामेंट लड़े थे। तो पार्टी ने वो क्षेत्र की जो बनावट थी उसको देख के कहा कि अब ये मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा, तो उन्होंने जय बहादुर सिंह को फिर खड़ा किया और 62 में वो यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर हुए। लेकिन वो 64 में उनकी डेथ हो गई। वो शहीद उर्दू कहे गए, उर्दू के सवाल को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल की थी विधानसभा के सामने, और उसके बाद फिर भूख हड़ताल तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था, बहुत मना किया था कि नहीं जाइए, नहीं कीजिए। उसी में हार्ट अटैक उनको हो गया, दिल्ली गए इलाज के लिए, हार्ट अटैक हुआ। लाश यहाँ आई तो देखने लायक था, इतने बड़ी तादाद में लोग आ गए, कंट्रोल करना मुश्किल था। औरतें बुरखा पोश औरतें आ रही हैं आखिरी दीदार के लिए, उनके कौड़ी बिल्डिंग के नीचे उनकी लाश रखी गई थी। फिर झारखंड आए तो सुने गए और कई बार उन्होंने नेतृत्व किया। अच्छा सर, बोलिए अपने चुनाव में बताएं सर, जब कैसे आपको
दिया गया, पार्टी ने भरोसा किया आपके ऊपर। हाँ, और इसके खिलाफ आप खड़े रहते। पार्टी ने जब चुनाव आया तो पार्टी ने कहा कि आपको कैंडिडेट बनाया जा रहा है इसलिए कि आप ही उसको हरा सकते हैं, इसलिए कि ट्रैक रिकॉर्ड आप ही का बड़ा है अवामी खिदमत का, कोई दूसरा रहेगा तो वो हार जाएगा। आपसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी का टिकट डिक्लेयर हो गया था। हाँ, डिक्लेयर हो गया था। अच्छा। और ये था कि मुख्तार अब्बास नकवी को आप ही हरा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, हराया जाएगा उसको। फिर मैं उम्मीदवार बन गया। अच्छा, उस ज़माने में पैसा वैसा पार्टी के पास था नहीं, और हमारी पार्टी को पैसा देती नहीं थी। कुछ झंडे और झंडियाँ वंडियाँ दे देती थी वो, कुछ झंडे 150 दे देते। लोगों ने दिल खोल के हमारी मदद की यहाँ पे, और कुल इलेक्शन में 60 से 65 हज़ार रुपये खर्च किए। अच्छा। और एक साहब थे, नाम भी मैं ले लूँ, महिंद्रा बैटरी वाला जो वीटी में उसकी दुकान है, वो बहुत बीमार था, हमारा ताल्लुकाती था। तो उसने कहा कि गए हम देखने, तो कहा कि हम कुछ मदद तो नहीं कर सकते, कुछ ही दिन मर जाएंगे, हालत हमारी बड़ी ख़राब रहती है, मेरी एक गाड़ी है आप ले लीजिए, वही चलाइए आप। सुनो, हाँ, मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा गाड़ी है कहाँ? तो कहा मकान के बाहर। उसका एक पहिया जो है पानी में डूबा हुआ था, मूर्छा खाए हुए गाड़ी थी। आगे एक डेंटर से मैंने कहा कि उसको खिंचवा के ले आओ, उससे मैं वादा करके आया हूँ। और तेल पीती थी, 5 किलोमीटर चलती थी, 1 लीटर पेट्रोल में 5 किलोमीटर। बहरहाल उसी गाड़ी से मैं चलता था। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि नकवी का मुकाबला इससे करेंगे। मैंने कहा दिलों में जगह है लोगों की, ये दिलों में मेरी जगह है, गाड़ी उड़ी से कुछ नहीं होता। और मारवाड़ियों ने यहाँ के और जो हिंदू व्यापारी थे, हिंदू व्यापारी नहीं कहूँगा, बीजेपी के जो सपोर्टर व्यापारी थे, उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए। सिल्किन के झंडे, चमकती हुई गाड़ियाँ नकवी के लिए, हाँ, नकवी के लिए चलाते थे। और मैं एक गाड़ी प्रचार के लिए मैंने, वो इस ब्लॉक से उस ब्लॉक, कोबागंज ब्लॉक और पलना ब्लॉक में वो जाती थी, दिन में एक ही बार एक सड़क नापती थी, तो प्रचार थोड़ा सा रोक के, इस वक्त मऊ असेंबली में 3 ब्लॉक है, मऊ ब्लॉक, अब तो पूरा ब्लॉक बदल। उस इलेक्शन में कोपा और कोपा ब्लॉक और पदाम मऊ ब्लॉक नहीं, मऊ प्रॉपर, हाँ ये था। तब स्ट्रक्चर अलग। तो इस तरीके से आप समझिए कि लोगों ने वोट किया हमको, और हम फिर चुनाव को जीते हैं। सर, बहुत कम मार्जिन से आप जीते थे, 133 वोट से जीते थे। ये भी बहुत। और आपको एक चीज़ बताऊं कि बड़ी टक्कर हुई वहाँ जब कैंप में है, उस कैंप में उस वक्त कलराज मिश्रा के भाई यहाँ SDM थे। अच्छा। तो वही हमारे रिटर्निंग अफसर थे। तो वो अक्सर कहते थे हमसे, किस चीज़ के बने हैं भाई आप, आपके बारे में कोई इस ज़िले में मुखालिफ नहीं है, आपका एक सिंगल आदमी नहीं है। मैं 1 साल से हूँ यहाँ पे, और कोई एक आदमी भी आपका मुखालिफ यहाँ दिखाई नहीं दिया हमको। तो मैं चाहता हूँ कि आप जीत जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए, आपकी ख्वाहिश है। तो सर, इसी पर एक सवाल मेरा था, जैसे मऊ का जो माहौल है वो धार्मिक ज़्यादा है ना, आज भी वैसे ही माहौल है, और धार्मिक से ज़्यादा यहाँ पे दिखावापन धर्म का वो ज़्यादा नज़र आता है। और आप जिस विचारधारा से आज भी 2025 में बैठे हैं, तो उस ज़माने में उससे ज़्यादा ही मुझे लगता है कि जब आदमी युवा होता है तो कुछ ज़्यादा ही विचारधारा को आगे बढ़ाता है। तो कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे आपको? देखिए, हमें तो अगर मैं लेनिन नाम लगा दूँ तो बड़ा मुसीबत हो जाती है। देखिए, हम बताएं आपको, उसी इलेक्शन के पीरियड में, बाद में अतुल का एक इलेक्शन था, उसमें ललन ट्रॉप वाले यहाँ आए थे लोग, कैमरा वैमरा लेके। तो उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू लिया दफ्तर में, वो कहीं पड़ा होगा। तो उन्होंने 2-3 सवाल मुझसे, 2 सवाल पूछे थे, कश्मीर के ताल्लुक से और एक मज़हब के ताल्लुक से। तो मैंने कहा कि देखिए, ये तहरीक करीब 200 साल पुरानी है हमारी, और दुनिया में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का जो सवाल है कि खुदा का वजूद है कि नहीं खुदा, ये सदियों पुराना है। और यहाँ पे हमारी तहरीक तो बड़ी पुरानी नहीं है, कार्ल मार्क्स के बाद से उन्होंने दिया, और लेनिन, तो ये पर्सनल मामला था। कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी है, और आज जिस दौर में हम बैठे हैं, ये कोई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नहीं है इस वक्त। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल किसी ज़माने में था, और उस वक्त वहाँ एक रेजोल्यूशन हुआ कि अब तमाम देशों कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो है, अब उनको मदद की ज़रूरत नहीं है, और वो परिपक्व हो चुके हैं, जिसमें इंडिया की भी कम्युनिस्ट पार्टी है। वो अपने यहाँ के हालात को देखते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी खुद तय करेंगी। तो ये हमारी पार्टी ने जो पहली कॉन्फ्रेंस की 1925 में, उसमें उसने ये साफ तौर पे जो रेजोल्यूशन हुआ,
उसमें उसने कहा कि देखिए कम्युनिस्ट पार्टी और मज़हब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो स्टेट का कम्युनिस्ट पार्टी इस मुल्क में हुकूमत के लिए काम करेगी, मजदूरों किसानों का राज यहाँ कायम हो, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। रूस की तरह नहीं होगा कि एक पार्टी का सिस्टम। रूस में ज़ारशाही के साथ वहाँ की पार्टियों ने गवाम से गद्दारी की, ज़ार की मदद की, और लोग लड़ रहे थे तो अपने आप एलिमिनेट हो गए वो लोग। एक पार्टी रह गई। तो हमारी पार्टी ने 1925 में ये कहा, अब बाकायदा 56 में उसको दस्तूर में शामिल कर लिया। उस वक्त रिजोल्यूशन ये था कि हम जब पावर में आएंगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम होगा हमारा, और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में यहाँ पे मज़हब की हम आज़ादी देंगे। गवर्नमेंट का कोई मज़हब नहीं होगा, स्टेट का मज़हब नहीं होगा। मतलब वो सरकार जो है कोई भेदभाव नहीं करेगी सरकारी इदारों में दाखिले के लिए या लाइसेंस देने के लिए या और भी रियायतें देने के लिए मज़हब को नहीं देखेगी। वो इंडिविजुअल को देखेगी और ऐसे करेगी। और इंडिविजुअल आदमी जो है, व्यक्ति, वो आज़ाद है। कम्युनिस्ट पार्टी ये भी गारंटी लेती है कि इबादत गांव की वो खुद स्टेट पावर जो है हिफाजत करेगा, किसी को उस पर हमला करने की इजाज़त नहीं होगी। ये कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है यहाँ इंडिया की, तो हम तो इंडिया ही के बैकग्राउंड में बात करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो वो कन्विंस हो गया, उसने कहा कि ठीक है। मैं सुना सर, वो आप कर लेना, मैं सुना वो अगर इंटरव्यू। हाँ। तो सर अब देखिए, अब हम 90 के दशक में हैं तो हमें देखते कि कुछ गलतियां कांग्रेस ने बड़ी की है ना। शाहबानो वाले केस में जी उसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया। उससे एक बल मिला कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके लिए बदला जा सकता है मुसलमानों के लिए, तो हमारे लिए क्यों। हाँ। फिर उसके बाद हम देखते कि एक मंदिर का आंदोलन चला, और फिर बाबरी मस्जिद वाले वाक़या सबके सामने है। तो उससे एक जो माहौल बना वो एक धार्मिक माहौल था। दूसरा हमने मंडल कमीशन का देखते हैं कि जो छोटी जाति के सो कॉल्ड छोटी जाति, छोटी बड़ी तो कुछ होता नहीं, तो वो आंदोलन भी उभरा मंडल की बात। जी। और उसने एक नई राजनीति पैदा की। हम देखते हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव का जो उभार है उसके बाद होता है। ऐसे में धार्मिक और जातीय जब पहचान इतनी महत्वपूर्ण हो रही थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्ग संघर्ष की बात करती है और कहती है कि अमीर गरीब होते हैं, तो उसमें वो कहाँ अपना, क्योंकि उसके बाद से हम देखते हैं कि मामला थोड़ा सा नीचे गया, डाउनफॉल की हो गया। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो यहाँ एक चीज़ जानिए आपकी, जो जाति व्यवस्था है हमारे देश की, वो आमतौर से देखिए यहाँ पे जो नीचे बहुत वंचित लोग हैं वही यहाँ पे ओबीसी में ज़्यादा लोग वही हैं, और शेड्यूल कास्ट के हैं जिनको रिजर्वेशन तो दिया गया। शेड्यूल कास्ट को फिर वीपी सिंह आए तो उन्होंने ये दिया, उसमें ओबीसी दिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था, इसलिए सपोर्ट किया था कि ये भी एक बात जोड़ दे। हाँ। जब वीपी सिंह ओबीसी मतलब कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण दिया गया था, उस वक्त वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और उसमें सपोर्ट में लेफ्ट विंग थी साथ। हाँ जी। गवर्नमेंट तो उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी ये हुई कि जो बैकवर्ड लीडर्स थे उन्होंने इसको बहुत, उस जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की जिसको लागू किया, वो बहुत साइंटिफिक थी। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको मिलेगा कि एक बिरादरी, एक कास्ट एक सूबे में बैकवर्ड है तो दूसरे सूबे में वो फॉरवर्ड है। जी सर। जैसे हरियाणा के जो मल्लाह हैं वो वहाँ फॉरवर्ड है उस रिपोर्ट। हाँ, उसकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसने, मंडल ने एक क्वेश्चनर तैयार किया था जिससे सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का पता लगाया। उसके क्वेश्चनर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें है कि वो चुनिंदा गांव में एक साथ तो पूरे मुल्क में जा नहीं सकते थे, रैंडमली उन्होंने चुन लिया था और वहाँ पहुँचे थे और पर्चा वितरित किया था। उसमें था कि आप पानी कहाँ से लेते हैं, एक क्वेश्चन था। आपके घर वो टेप वाटर है या कुएं से पानी लेते हैं या नदी का पानी लाके पीते हैं, क्या करते हैं आप, कैसे लेते हैं, एक क्वेश्चन ये था। ईंधन कौन सा जलाते हैं आप, उपला या फिर आप लकड़ी या कोल, ऐसे केरोसिन कैसे ये करते हैं, ये सब चीज़। तो इसी टाइप के सब सवाल थे जिससे वो बैकवर्डनेस और उसका पता लगाना था उनको। जी। तो अब रिपोर्ट तो उन्होंने दे दिया। अब रिपोर्ट में जैसे अब यहाँ नेताओं ने, गड़बड़ी कहाँ हुई कि नेताओं ने इसको जातिवाद के आवरण से ढक दिया, जो मुलायम सिंह के साथ थे और दूसरे लोग थे, इसको ठीक से समझाया नहीं। और बीजेपी ने इसको खतरे को देखते हुए मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने कमंडल अपना जारी कर दिया। तो
ये कम्युनिस्ट पार्टी इसका सपोर्ट कर रही थी और आज भी मतलब देखिए एक वो चीज़ तो लागू है 27%, लेकिन उसमें मुसलमानों की तो बहुत सारी जातियां उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों में बैकवर्डनेस बहुत है। कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड थी और रंगनाथ मिश्रा जब चीफ जस्टिस थे इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने एक काम दिया था कि कैसे यहाँ मुसलमानों की हालत सुधारी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता मुसलमानों को, तो इस मुल्क में इतनी बैकवर्डनेस है कि 47 के बाद लगातार उनकी तालीम में कमी होती गई है। IAS की से जो लोग आते थे वो नीचे गए और भी एजुकेशन का परसेंटेज नीचे जा रहा है। इनको अलग से इंसाफ का तकाजा ये है, रंगनाथ मिश्रा लिखा है अपनी रिपोर्ट में, इंसाफ का तकाजा ये है कि इन्हें अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ये। इसलिए जो एग्जिस्ट करता है 27%, उसमें 10% तो मुसलमानों को ऐसा मैकेनिज्म इवाल्व किया जाए कि 10% मुसलमानों को और 5% में क्रिश्चियन हैं और जैन हैं, बौद्ध हैं और दूसरे लोग हैं, इनको कर दिया जाए। लेकिन आज तक वो उस रिपोर्ट वैसे सर इसमें जी हाँ बोलिए। हाँ वो नहीं सर, इसमें एक बात ये है कि जिस तरीके से हिंदू समाज में जाति व्यवस्था है, मुस्लिम समाज में वैसी जाति व्यवस्था है। हाँ है। तो अब इसमें अगर मुस्लिम के नाम पे कोई आरक्षण मिलेगा तो इसमें जो जाति हायरार्की में जो नीचे है वो फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे। जैसे मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने RTI से अलीगढ़ का हमने डेटा मांगा कितने जो है वहाँ पे जो पढ़ने आ रहे हैं, तो उसमें कितने जो अपर कास्ट के हैं, कितने लोअर कास्ट के हैं। तो उसमें उन्होंने जो डेटा दिया है उसमें मेरे पास 7 सालों का डेटा है सर। RTI से मैंने लगाया था, मैंने RTI डाला था, उसके बाद पूरे मीडिया चैनल पर जी। उसमें सर आप यकीन करें 70% करीब सिर्फ अशराफ होती है। हाँ अशराफ होंगे और 30% जबकि आबादी के तकाजा, ये देखिए बिहार में जाति जनगणना हुई है, उसमें साबित हुआ है कि 30% जो है मुस्लिम की अपर कास्ट है और 70% जो है लोअर कास्ट है, जिसमें सारे आते हैं, OBC भी आते हैं, उसमें ST जो है, जो कश्मीर के इधर के ST भी आते हैं। SC तो खैर अभी नहीं शामिल है इसमें। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिर जब आरक्षण सिर्फ एक धर्म के आधार पर दिया जाएगा तो इसका वो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। वो अभी मुमकिन भी नहीं है इस मुल्क में। कुछ लोगों ने, कुछ अशराफ लोगों ने इस सवाल को उठाया था और देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है मुसलमानों को कि मुसलमानों का रिजर्वेशन बड़ा अपील करता है, लेकिन उसके पीछे उन लोगों की मंशा यही थी कि जब अब कुछ लोग 27% में जो जातियाँ शामिल हैं, आप कुछ कलेक्टर होने लगे, कुछ SDM होने लगे, SP होने लगे, तो उनको बड़ा दर्द हो रहा है और वो अलग से उठाया था। एक वाक़या है कि एवान गालिब में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, मुसलमानों को अलग से दिया जाए। तो बिहार के एक डेलीगेट ने सवाल किया कि अशराफ लोग, आप लोगों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? इसलिए कि कुछ बैकवर्ड लोग अब पद पे आने लगे हैं, इसलिए क्या अब उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं? हम दूसरी बात कह रहे हैं। रंगनाथ मिश्रा ने दूसरी बात कही थी कि जो 27% है इसमें बहुत सी 80% मुस्लिम बिरादरियाँ इसमें शामिल हैं, तो इसी में दिया जाए। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये सवाल उठा, मैं इस सवाल को उठाने वाला हूँ जोरदार ढंग से, और जहाँ ये सवाल उठा कि सपा को भी ये भाएगा नहीं, सपा भी नहीं मानेंगे, इसलिए कि उनकी जो फॉलोइंग है यादव और दूसरे लोग, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके अंदर ये भावना जाएगी कि ये हमारा छीन जाएगा। जी बिल्कुल छीन जाएगा, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि ये होना चाहिए। सर बिहार में जो एक फार्मूला है बैकवर्ड और अति बैकवर्ड, है ना, तो उससे बहुत फायदा हुआ है बिहार के सामाजिक न्याय। अच्छा सर, इसमें एक बात और, एक आंकड़ा हमारे पास अशफाक हुसैन अंसारी साहब की किताब है, उन्होंने 2012 तक के जो सांसद हुए हैं उनका आंकड़ा डाला, 400 सांसद हुए हैं और 400 मुस्लिम सांसद की बात कर रहा हूँ, जिसमें 340 सांसद से अशराफ है, 60 सिर्फ OBC है। तो अब उसमें उन्होंने फिर बात, क्योंकि खुद भी MP रहे हैं अशफाक हुसैन अंसारी साहब, तो जी तो उन्होंने जब ये बात उठाई, उसके बाद ये बात उठी कि ऐसा क्यों हुआ, यह क्यों होता है कि कुछ विशेष जाति विशेष के लोग ही मुस्लिम समाज पे आज भी उसके MLA MP होते हैं। अच्छा मऊ की बात करें, मऊ में अंसारी को बाहुल्य सर आप है ना, लेकिन यहाँ पर भी जो है 25 साल तक जो है अभी आपके पास जो है मुख्तार अंसारी है, उसके परिवार ही यहाँ पर है और वोट देने वाले यही के लोग हैं। इनकी समस्याओं से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक वो रखते हैं। आप यहाँ पे रहे, इनके लिए लड़े, सब कुछ किया, तो लेकिन कैसे ये काम होता है कि कैसे वो या डर दिखा के या वर्चस्व दिखा के, कैसे वो बिना कुछ किए लालच में पैसा बांट के
देखिए मैं बताऊँ, एक बार शायद पुनीत या कौन एक अमेरिकन पत्रकार, नहीं भाई था, वो डिस्कवरी में, वो ढाका और दिल्ली में ऑफिस है उसका, डॉन मॉरिसन, वो आया था यहाँ पता लगाने कि मुख्तार अंसारी को क्यों लोग वोट देते हैं। तो इनके भाई वो दफ्तर पे देख रहा था, तो वहाँ दिल्ली के एक पत्रकार, उनकी मंडली के एक पत्रकार ने बताया कि तुम मऊ जा रहे हो तो कॉमरेड इम्तियाज़ से मिल लेना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो डॉन मॉरिसन आया तो दफ्तर पे देख रहा, तुम्हारे भाई ने कहा कि भाई किससे मिलना है, तो कहा कॉमरेड इम्तियाज़ से। तो लेकर मेरे घर छोड़ गया वो इनका भाई, मेरे घर शाम तक था, 4 घंटे मेरे साथ था। मैं रोक रहा था कि रुको, तो कहा कि नहीं हमको शाम का रिजर्वेशन है, हमको जाना है, दिल्ली पहुंचना है कल। तो उसने ही सवाल किया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं लोगों को अपने बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वगैरह, बेहतर स्कूल एजुकेशन का, हेल्थ सर्विसेज का, लेकिन यह क्या वजह है कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी को क्यों लोग पसंद करते हैं, ये सवाल वो ढूंढ रहा था। अब क्या जवाब दिया जाता है, यही कि वो पैसे से ख़रीदता है और यहाँ के लालची लोग हैं, पैसा पकड़ लेते हैं। यहाँ के मौलवी जो है, वो आया जब मुख्तार अंसारी, तो सबसे पहले यहाँ मौलवियों की लिस्ट बनाई और पता लगाया अपने लोगों से कि कौन कमज़ोर है, कौन पैसा लेके बिक सकता है, ऐसे लोगों की सूची बनाई। 80% उसमें आ गए और उन सबको पैसा दिया, बराबर तोहफा देता था, कपड़े भिजवाता था ईद बकरीद पे, और हर मोहल्ले में 2 4 6 मोहल्ले लेके 10-10 हज़ार रुपये महीना दे के अपने आदमियों को रखा था, हवा बनाते थे। और उन मस्जिदों में जो मौलवी इनके बिके हुए थे, जब थोड़ा इनकी चर्चा धीमी पड़े तब वहाँ एक रुका चला जाता था कि मुख्तार अंसारी की फ़लाँ तारीख़ है, मुकदमे की, आप लोग दुआ कीजिए। बंद कब हुआ, जब मिर्ज़ादीपुरा में एक शख्स खड़ा हुआ कि ये कैसी दुआ हो रही भाई, आप मुसलमानों के लिए दुआ होगी कि मुख्तार अंसारी के लिए? इमाम साहब आप जानते हैं कि उस मुकदमे में मुख्तार अंसारी क्यों फंसा, सही फंसा कि गलत फंसा? तब उसके बाद बंद हुआ ये। मतलब तो ये सर आप यहाँ पे बहुत गंभीर एक बात उठा रहे हैं कि मऊ के जो धार्मिक वर्ग था वो पैसे से बिका हुआ था और उसी ने इसको इम्पोज किया। हाँ बिल्कुल, मैं अलग ऐलान में ये बात कहूँगा। अच्छा हाँ सर, अच्छा ये हम इतिहास में सर इस तरह की चीजें देखते हैं, अंग्रेजों ने भी बहुत मौलवियों को, खानकाहों को खरीद रखा था और उनकी सत्ता को वो लोग समर्थन देते थे। तो ये बात तो सर एक गंभीर बात आपने उठाया, इस पे जो मऊ के उलमा वर्ग को तकलीफ हो जाती है, होने दीजिए। मैं अब हम लोग लिखते हैं अंसारी, टाइटल पूर्वजों ने लगा रखा तो हम लोग भी अपने में लगा रखे हैं, लेकिन हम अपर क्लास माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। पहले जैसे कहने खाद पानी माहौल तैयार हुआ, उससे लीडरशिप यहाँ मऊ की लोकल लीडरशिप, जैसे मौलाना अब्दुल बाकी का नाम आया, इकबाल अहमद का नाम आया, MLA हुए, फिर आप हुए, वो खाद पानी सारा माहौल यहाँ तैयार था, यहाँ लोकल लीडरशिप हुई। अब वो माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, या वो माहौल क्यों? लोग देखिए, हम बताएं आपको कि ये राब्ते की भी कमी हो गई, राब्ते की कमी हो गई, एजुकेशन की कमी हो गई, लोगों के जो सवाल हैं, जलते हुए सवाल, उस पर भी कमी हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी थोड़ा इसकी भी कोताही है, मैं मानता हूँ इसको। तो इसकी वजह से हुआ, और फिर बहुत से, ये तो बड़ा फैक्टर नहीं है, बड़ा फैक्टर ये है कि ज़ात पात की पार्टियाँ आ गई और मुसलमानों के जज्बात से खेला गया है। मेरा एक इंटरव्यू है, अगर मिले आप तो पढ़िएगा, वो हिंदुस्तान टाइम्स में है, मेरे पास है, कहेंगे तो मैं दे दूँगा आपको। गोरखपुर में मैंने 82 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उसने बड़ा लंबा हिंदुस्तान टाइम्स में दिया था। उस वक्त मैंने ये सवाल उठाया था कि ये मुलायम सिंह बहुत चैम्पियन बनते हैं मुसलमानों के काज के लिए, वो कि मैं मुसलमानों का बड़ा भला कर रहा हूँ, और यूपी में एक भी न SP न DM एक भी मुसलमान नहीं है। ये सवाल मैंने उस वक्त बयासी मुलायम सिंह की हुकूमत थी, मैंने ये सवाल रेज किया था उसमें। अच्छा सर, ये हम देखने को भी मुस्लिम सोसाइटी अपने लोकल मुद्दे को छोड़कर सर बाहर के मुद्दों पर ज़्यादा, मतलब कि वो अगर रोजी रोटी के मुद्दे पर खामोशी हो जाती है, उस पर उस तरीके का एग्रेशन नहीं नजर आता, या फिर कोई ऐसा भी सूडान में देखिए मुसलमान को मार रहा है, उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, आधे मुसलमानों को पता भी नहीं होगा वहाँ पे क्या हो रहा है, जेनोसाइड चल रहा है। तो सर इन दोनों बातों को कैसे सर देखते हैं? देखिए, यहाँ पे असल में जो यहाँ की जो मुस्लिम सोसाइटी है ना, वो एक तो तालीम की कमी,
और इस्लाम के बारे में भी ये नहीं जानते, सिर्फ नादरा मुकम्मल कर लेते हैं, उसी में समझते हैं कि हो गया, सब हो गया। कुरान की बातें हैं सब भूल चुके हैं, हदीस जो है वो हावी हो गई है। और यहाँ के मौलाना लोग जो है जितना बता देंगे और जितना जुमे में खुतबे में कर देंगे उतना ही ये जानेंगे, ये बात है। और जानने की कभी कोशिश भी नहीं करते लोग यहाँ के। अब स्टडी सर्किल वगैरह चलाया जाए, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग हैं, और दूसरे लोग, तो थोड़ी जागरूकता फैल सकती है। उसका बड़ा फकदान है, बड़ी कमी है उसकी, कि लोगों को जागरूक करने के लिए जो इल्मी बहस चलाया जाए यहाँ पे। शुरू में थोड़े लोग रहेंगे लेकिन बाद में फिर आगे आएंगे। अब मऊ थोड़ा सा बढ़ रहा है, पढ़े लिखे लोग भी बहुत आ रहे हैं, जैसे आप ही लोग हैं। ये आप लोगों को शौक़ पैदा हुआ कि ये करके लोगों के बीच में ले जाएं, तो ये बात है। तो ये जो धार्मिक रूप से जो है वर्ग लाने वाली जो बात आती है, उसमें बहुत जल्दी आप देखिए इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाता है कि कहीं पर जुल्म हो रहा है, चलो भाई इकट्ठा हो जाओ। और रोजी रोटी के मुद्दे पर इकट्ठा करना चाहिए आज के वक्त में, तो वो उसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लगातार उनके दिमाग में ये जो बात डाली जा रही है, जैसे आप लोग कामयाब हुए तो वो रोजी रोटी के मुद्दे पे कामयाब हुए ना सर। जी। लेकिन उसके बाद अब जो है, जैसे कि मुख्तार की ही बात चली थी, तो मुख्तार इसी तरह की बातें करता था ना कि अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी है कि भाजपा हराओ वाला नारे के तहत भी वो बहुत उसका फायदा उठाया कि भाजपा हराना है। हालांकि भाजपा तीसरे चौथे नंबर पे आ रही है, लेकिन वो नारा ही हो तो हम भाजपा हरा रहे हैं। भाजपा नहीं भी लड़ती थी तब भी भाजपा हरा रही है। जैसे एक बार 2007 के इलेक्शन में विजय प्रताप बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, मुख्तार अंसारी लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट से, और उस इलेक्शन में भी भाजपा हराओ नारा चल रहा था। हालांकि भाजपा कैंडिडेट शायद 8-10 हजार वोट पाए होंगे। हाँ, तो वो भी इनको भी हराना है। तो इससे जैसे हम देखते कि जो बुनकर लीडरशिप थी सर, बुनकर समाज से, चाहे वो कम्युनिस्ट से आए, चाहे वो सपा से आए, चाहे बसपा से आए, कांग्रेस से आए, तो बुनकर लीडरशिप धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में ही खत्म हो गई सर। जबकि उत्तर प्रदेश बुनकरों के लिए बहुत बड़ा स्टेट है जी। तो उसका क्या रीज़न है सर? अब रीज़न क्या है? रीज़न तो ये है कि अब रोज़ी रोटी का भी दायरा तंग हो चुका है और आगे बढ़ के काम करने वालों की बड़ी कमी हो गई है। तो यही कहा जाएगा, और क्या, लोगों में जागृति पैदा करने वाले लोग नहीं रहे अब, और क्या है। यही आज भी अगर कोशिश किया जाए, अब हम तो इस उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए हैं कि अब हमारे लिए मुश्किल है। कई बार मैंने कुछ लोगों से जिक्र किया, जोड़ने की कोशिश किया, गोरखपुर बस्ती तमाम लोगों से कि भाई एक बार उठा जाए, कुछ नई लीडरशिप उभरे तो उनके हाथ में सौंप दिया जाए, वो करूँगा। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में सर कोई एक इतनी बड़ी आबादी का एक भी एमएलए जो है नहीं है, मतलब अंसारियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कितनी शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक। और इससे शर्मनाक ये कि जिसको वो अंधा वोट दे रहे हैं, सपा को या किसी को, वो भी टिकट नहीं दे रहे हैं ना सर। हाँ, नहीं दे रहे। और देखिए एक ख़ास बात ये है कि बीजेपी ने ये इतना शोर किया है कि ये सब मुसलमानों की मुँह भराई कर रहे हैं, ये सारी पार्टी के लोग, और गलत ढंग से इनको कर रहे हैं। और इस वजह से, हाँ, तुष्टीकरण, ये सही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तुष्टीकरण कर रहे हैं। कुछ मिल नहीं रहा है इनको, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं। इतना कर दिया कि लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए इतना झूठ बोला कि लोग सच मान लें। और इसी वजह से ये जो सपा है जो मुसलमानों के वोट लेती है, ये भी नहीं मुसलमानों को वोट देती कि इनको जो है फिर वोट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं देती कि इनको वोट नहीं मिलेगा। उसी से मुतासिर हो के ये नहीं जी सर। अच्छा सर, अब एक दो सवाल और बचे हमारे। हाँ, बताइए जी। एक तो सर, ये कम्युनिस्ट आंदोलन की कमज़ोर पड़ने को कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है क्यों कमज़ोर पड़ा? ये तो कास्टिज्म उभरा है इस वक्त देश में, कास्ट की पार्टियां बनी हुई हैं, और उससे वो वजह, हाँ, यही मेन वजह यही है। जैसा नहीं है, जब सर निकल के आया था तो हम लोग वहाँ जेएनयू में सुने थे उसको जी। तो वो बोला था कि हम अब लाल और नीला साथ चलेगा, है ना, उसमें बहुत शानदार तस्वीर थी, जय भीम लाल सलाम। तो उसका कहना था, कहने से हम लोग जेएनयू उस तरह दिल्ली ज़्यादा मिले भी थे, उसका कहना था कि ये हमारी पार्टी बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने इसको नहीं शुरू है। जैसे अम्बेडकर की विचारधारा को उन्होंने नहीं पकड़ा। इस पर सर आप विचार कुछ बोले?
देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है आर्थिक लड़ाइयाँ लड़ रही थी, लेकिन अब सोशल जो उनका सोशल जस्टिस का जो सवाल था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको सही ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी समझ नहीं पाई और बहुत वक्त ज़ाय कर दिया इस सवाल को, और इसलिए वो चैंपियन बन गए इसके। बसपा आ गई, उसको भुनाने की कोशिश की, और बहुत बाद में हमने इस सवाल को उठाया। बहुत अपीलिंग है ये। एक वाक़या में राहुल गांधी तो बहुत बड़े इस पे एक बात ऐड ऑन कर रहा हूँ सर। वो उसमें हमने जब बात की तो उन्होंने एक बात बोली कि इसको न उठाने के पीछे की वजह ये भी है कि पोलित ब्यूरो में ज़्यादातर जो बैठे होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। अब ये उनका आरोप था सर। और मैं नहीं, वो तो बसपा उठाती है, ऐसी कोई वजह नहीं है। ये एक मैं इंस्टांस देता हूँ आपको कि ये करीब से ये समझ नहीं पाए सोशल जस्टिस के सवाल को। कम्युनिस्ट पार्टी का फेलियर है इसमें। जी बहुत ज़माने तक नहीं देख पाए इसको कि ये चीज़ बहुत अपील करेगी। मैं एक वाक़या बताता हूँ कि डांगे शुरुआती दिनों में जब ट्रेड यूनियन चलाते थे वहाँ गिरनी कामगार को, टेक्सटाइल वर्कर्स को, तो इनकी भी एक यूनियन थी, इसकी अम्बेडकर की, वो भी एक यूनियन चलाते। तो एक टेक्सटाइल मिल में हड़ताल हुई। हड़ताल में ये और छोटी छोटी यूनियनों ने शमूलियत अख्तियार की, साथ में आ गए, लेकिन अम्बेडकर नहीं आए। अम्बेडकर ने कहा था कि वहाँ पे जो सूती धागे का एक डिपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ऐसा होता है मिल में कि जब धागे को दांत से दबा के काटना पड़ता है, तो उस सेक्शन में वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल में भर्ती नहीं किया जाता था। तो अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप शामिल कर लें उस मांग को तो हम आपके साथ आ जाएंगे। इसको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं समझ पाई थी। बहुत बारीक, देखिए अम्बेडकर की नज़र बहुत कितनी बारीक नजर है कि वहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं रहेगा, वहाँ पे बड़े लोग रहेंगे, बड़ी जाति के। जी सर, आप आखिरी सवाल हमारा कि कैसे देखते हैं मऊ की अपनी इतने साल की यात्रा को, कैसे आप देखते हैं, कैसे याद करना चाहेंगे, कैसे हम लोग याद करें, आप कितनी याद करें? कंटिन्यूटी याद है। नहीं, मऊ ठीक है। मऊ तो मुझे बहुत पसंद है और मऊ मुझे बड़ा, मैं पुरुमीद हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन थोड़ी शिकायत भी है। अभी हमारा देखिए, हमारा जो शहर है यहाँ एजुकेशन के मामले में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी कोई तहरीक नहीं बन पा रही है। इंडिविजुअल एक दो निकल गए किसी मोहल्ले से, ये एक तहरीक बनना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि जब तक ये तहरीक नहीं बनेगी एक तरीके से, तो यहाँ बड़ी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने अपने दौर में, जब मैं शुरू में काम शुरू किया, तो मैंने 2 नाइट स्कूल चलाता था। मेरे दिमाग में पठान टोला के स्कूल में, नाइट स्कूल में, जब मैं अभी 20 साल का भी नहीं था, तो नाइट स्कूल चलाता था। मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि कल ये दूसरी पीढ़ी जब काम धाम थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहाँ चेकबुक लिखना पड़ेगा, थोड़ी अंग्रेज़ी की जानकारी इसको कैसे मिलेगी। तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था, उन लोगों को मदरसे की तालीम थी, और एक कासिमपुरा में 2 मैंने वो किया। तो यहाँ थोड़ी तहरीक की ज़रूरत है। अब 2 बिरादरियाँ यहाँ ऐसी हैं जिसमें एजुकेशन कुछ भी नहीं। कितना मखमली लिबास मऊ पहन ले, लेकिन उसमें 2 पैबंद लगे रहेंगे। एक जो गधी वाले हैं उनका, और एक जो है कुरैशी लोग हैं उनका। कि अब यहाँ के नौजवानों को चाहिए, यहाँ हम लोगों को चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ बनाए कि उनके अंदर जाके मोटिवेट करें उनको कि अपने बच्चों को भेजिए। और मान लीजिए दिन में काम करते हैं, वो खच्चर वाले हैं, दिन में काम करते हैं, रात में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अगर उनको पढ़ाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, पूरे शहर की जिम्मेदारी है। वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, उनको लगातार मोटिवेशन करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये 2 हमारी मखमली जो पोशाक है, इसमें 2 पैबंद हमेशा लगे रहेंगे। इसको जाने बहुत टाइम लगेगा, चाहे हम लोग तो जल्दी से इसको कर सकते हैं। मैं सर गया था उसमें, उनसे बात भी किया था। इमली मस्जिद में वो लोग एक अंसारी समाज के हैं, वो पढ़ाते हैं उनको, तो उनसे इंटरव्यू भी लिया था मैंने। तो सर मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि मऊ का हिस्सा ही नहीं है ना। तो मैं उनसे बोला भी कि हम लोग कितनी बार चाय पीने आते हैं और आते हैं कटरे में घूमने आते हैं, लेकिन इस गली में हम नहीं घुसते कि ये गदलता वाली गली है, इसी नाम से जाना जाता है। तो उनसे मैं पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत दिक्कत में हैं वो लोग। तो ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया, हमें इतनी बातें, बहुत सब बातें थी अभी। सर हम दोबारा मिलेंगे क्या? ठीक है, एक वाकया और